हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लाडलों, आज के इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर 1 का वन शॉर्ट वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। इस वीडियो में आपको एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन मिलेगा, जो क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस हैंड रिटेन नोट्स में अवेलेबल है। यहाँ पे जो आप हैंड रिटेन नोट्स देख रहे हैं, आपको ये सारी नोट्स एक वीडियो में मैं समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। और बच्चे भी यही चाहते हैं कि सर जल्दी से क्विक रिवीजन कराइए, ठीक है ना। और मैं आपको रिवीजन ना करके, इसमें रिवीजन भी है और स्टार्टिंग जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादा टंटर मंटर नहीं, एकदम जो आप चाहते हैं कि मैं इतना पढ़ लूं बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो जितना आप पढ़ेंगे उसके लिए भी थोड़ा बहुत कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 का जो थ्योरी है वो कंप्लीट कराऊंगा। और अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल, एक वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। सबसे पहले मैं यहां पर पहला टॉपिक लूंगा, ठीक है। ध्यान देना मेरे लाडलों। और जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करने हैं, वो बच्चे एक काम कर लें, वो बच्चे एक काम करेंगे, 7992087382 से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अभी चैप्टर वाइज नोट्स लेना है तो आपको एक सब्जेक्ट 49 रुपए में मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप चैप्टर वाइज नोट्स अच्छे से शॉर्ट्स नोट्स उसमें भी है। साथ ही साथ अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर विथ सॉल्यूशन अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको एक सब्जेक्ट 49 रुपए में मिलेगा। जिन बच्चों को लेना है वो 7992087382 से अभी तुरंत कांटेक्ट कर लें। और बोर्ड एग्जाम में आपको 95% वाला कोर्स मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। नोट्स एकदम हैंड रिटेन नोट्स, मेरे द्वारा लिखा हुआ फंटास्टिक नोट्स आपको मिलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक क्या होता है। देखो, शॉर्ट रूप में मैं इलेक्ट्रिक की डिफिनीशन बता रहा हूं आपको, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा तामझाम नहीं करने का। यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे सूर्य भी एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और विद्युत भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग घरों तथा उद्योगों में विभिन्न कार्यों में किया जाता है, ठीक है। वैसे तो अगर आप कहोगे इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, तो विद्युत शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है। इलेक्ट्रॉन एक इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी ग्रीक भाषा का शब्द है। और यहाँ पे हम लोग जो इसका मतलब होता है वो एम्बर होता है, ठीक है। तो अब आ जाइए, विद्युत आवेश क्या होता है जरा समझिएगा। विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश क्या है मेरे लाडलो, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं एवं इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी जब आप दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। जैसे अगर मैं इस कलम को अपने बाल पर रगड़ूं
और रगड़ने के तुरंत बाद अगर इसको कागज एवं तिनके को पास ले जाएं तो यह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी रगड़ने पर क्या होता है, वस्तुएं चार्जफुल हो जाती हैं, जिसके कारण वो छोटे छोटे तिनके को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और यहाँ पे देखो, आवेश को क्यू यानी कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा। चालक तथा विद्युत रोधी, चालक तथा विद्युत रोधी आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। मेरे लाडलों, जो पदार्थ है, जो आवेश है, वो तीन प्रकार के होते हैं आवेश प्रवाह की दृष्टि से। ठीक है। पहला है चालक। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर क्या है? वे वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह धड़ाधड़ आगे की ओर हो जाए, वो चालक होता है, कंडक्टर होता है। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे लाडलों? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहां है ये सारे चालक हैं। क्या है? कापर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, चांदी है। ठीक है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा पदार्थ माना जाता है। यानी चांदी जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है। सभी चालकों का अगर कोई बाप है तो वो चांदी है। अब है अचालक तथा विद्युत रोधी। ये अचालक क्या है? अचालक यानी कुचालक। ठीक है। इंसुलेटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, या कह दें कि नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। यानी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, उसे हम अचालक कहते हैं। जैसे ड्राई वाटर, रॉक, प्लास्टिक, जो भी हो। यानी एक तरीके से कहेंगे कि अगर हम सूखी लकड़ी लें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, पत्थर लें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्लास्टिक लें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, गत्ता लें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, कपड़ा लें तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्या हैं? वो है कुचालक, अचालक, विद्युत रोधी हैं। अब आ जाइए अर्धचालक में। सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो मेरे लाडलो, सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। फिर समझिए, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। कौन सा चालक? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। आगे समझते हैं। नेक्स्ट, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना, ये जर्मेनियम हो गए, तो ये क्या है? अर्धचालक है। कौन से चालक है मेरे लाडलो? ये अर्धचालक में आते हैं। कौन से चालक में? ये अर्धचालक के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे जाइए, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा बीच बीच में अगर पानी पीते रहेंगे तो ऊर्जा बनी रहेगी, और वन शॉट वीडियो आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है। चलिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होते हैं? मूल इकाई इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो ये आवेश बन जाएगा मेरे लाडलो, ये देखिए ये आवेश बन जाएगा Q बराबर या नहीं, क्या हो जाएगा Q बराबर या नहीं। और सूत्र बता दें आपको, Q बराबर या नहीं भी होता है, Q बराबर IT भी होता है। अगर यहां से ये दोनों Q आपस में बराबर हो जाएंगे मेरे लाडलो, तो हम लिख सकते हैं NI बराबर I इंटू टी। ये सूत्र हमें मिल जाएगा NI बराबर I इंटू टी। ठीक है, यानी आवेश के संदर्भ में हम लोग ये दोनों फार्मूले पढ़ सकते हैं। इसके मात्रक क्या क्या होते हैं, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम भी होता है और स्टेट कूलाम भी होता है। कूलाम एसआई पद्धति का मात्रक होता है और स्टेट कूलाम सीजीएस पद्धति का मात्रक है। यहाँ पे लिखा है यन कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए कूलाम का नियम। बहुत ही अच्छा खासा नियम है, बहुत ही अच्छा खासा प्रचलित नियम, सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े हैं तो देख ले। कूलाम एक वैज्ञानिक है मेरे लाडलो। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया, जब दो आवेशों के, इस नियम का जो प्रतिपादन है सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने किया था। किसने करा था? सन 1785 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने कहा जब दो आवेशों के बीच, क्या, जब दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मैंने अभी जो बोला ध्यान समझना, दो आवेशों, यहां पे देखो ये दो आवेश लेते हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। दोनों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल आर है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच अगर समान परिमाण के समान आवेश के चिन्ह रखोगे, उनके चिन्ह भी समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल लगेगा। यानी दोनों के बीच कौन सा बल? आकर्षण बल लग जाएगा। अगर समान रहते हैं तो प्रतिकर्षण बल लग जाता है। तो यही कूलाम ने 1785 में कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी उन आवेशों के, देखो उन आवेशों के गुणनफल के, अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी यानी 1/r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मिले, एक तो F बराबर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरा है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब ये दो कॉन्सेप्ट के सहारे ये यहाँ पे माना गया है। देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण 1, F इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को जब संयोजित करोगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा K, जहां K क्या है? परावैद्युतांक। ठीक है ना, K क्या है मेरे लाडलो? परावैद्युतांक है। और देखो जरा, ये K की जो वैल्यू होती है ना, K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है और इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 पर घाते 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी होता है।
तो के दो मान होते हैं, एक तो ये हो गया और एक ए हो गया। अब इन दोनों मानों को समीकरण अगर बैक समीकरण में रखे, पिछले समीकरण में रखे, यहाँ पे समीकरण 4 में जहां पर के है वहां पर अगर ये रखोगे तो एक फार्मूला मिलेगा, अगर ये रखोगे तो दूसरा फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो हम दोनों रखेंगे, जरा ध्यान देना। देखो मैं दोनों रखा, तो यहां पे अगर ये वाला रखोगे तो ये समीकरण 5 मिल जाएगा, ये भी रखोगे के स्थान पे समीकरण 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको मिला, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है मेरे लाडलो? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 घाते -12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मात्रक मैंने क्या बताया, जरा ध्यान देना। 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये देखो हवा या निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। अब आ जाओ एकांक आवेश क्या होता है। ठीक है, एकांक आवेश एसआई में मात्रक, इस पद्धति में आवेश के बीच लगने वाला बल के सूत्र दिया जाता है और यहां पर ये है न्यूटन। ठीक है, चलिए आवेश का, आवेश संरक्षण का नियम। ये आवेश संरक्षण का नियम क्या है, जरा ध्यान देना। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि से एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। यही जैसे ऊर्जा, ऊर्जा एक तरीके से आवेश क्या है, ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, जल ऊर्जा को भी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हो। तो हम किसी भी ऊर्जा को किसी भी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हर ऊर्जा को नहीं परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है जानते हो? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि रगड़ने से पहले दोनों वस्तुओं में समान आवेश होता है। समान आवेश का मतलब है, जैसे हम दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे तो एक में 20 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पॉजिटिव हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन इसमें निगेटिव है। ये किसने कहा? ये कहा आपके आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, यानी दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले दोनों वस्तुएं विद्युत की उदासीन होती है। विद्युत की उदासीन इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, जब किसी परमाणु के कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो उस परमाणु पर इकाई धन आवेश की कमी आती है। यानी मेरे लाडलों, अगर हम सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें 11, 11 2 8 1 होता है, और आप जानते हैं जिस परमाणु के कक्षक के बाहरी कोश में 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर कर देते हैं बिना किसी के कहने पर, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है, और जो पूर्ण नहीं है उनको बाहर कर दिया जाता है, किसी को दे दिया जाता है जिसके कारण उसकी भी कक्षक पूर्ण हो जाए और आपका भी पूर्ण हो जाएगा। जब आप दे दोगे तो आपका बाहरी कोश भी पूर्ण होगा। ठीक है ना, कैसा? बाहरी कोश भी आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक, जिसके कारण जिसके बाहरी कक्षक में 5 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को हम बाहर दान कर देते हैं। तो अगर हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल देते हैं तो सोडियम पर आ जाएगा 1+। यानी जब किसी परमाणु से
इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है तो उस परमाणु पर धन आयन इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन धन आयन होंगे, एक आ जाएगा। ठीक है ना। यानी याद रखना, जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज उसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा रहा है। इस चीज पर विशेष ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश होता है। अब देखो दूसरा केस, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। जब किसी परमाणु के कक्षक से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश हो जाता है। यानी अभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, अब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है। बाहर से जैसे यहाँ पे नहीं करेंगे हम, ये गलत है। ठीक है, जैसे हम कोई क्लोरीन वगैरह ले लेते हैं, क्लोरीन 17, ठीक है 17, 2, 8, 7। अब इसके बाहरी कोष में 7 है, 5 से अधिक है। ठीक है, बाहरी कोष में पहला, दूसरा, तीसरे कोष में 8 होना चाहिए। 8 यानी यहाँ 7 है, तो 5 या 5 से अधिक होता है तो हम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो ये 7 है, एक की कमी है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर से लेगा। यानी जब जैसे ही ये लेगा इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसके कारण इस पर होगा निगेटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक किया, इसलिए निगेटिव चार्ज आ गया। 2 ग्रहण किया करता तो 2 निगेटिव चार्ज आ जाते। ठीक है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस होता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है। इसी कारण देखो, जिस पर होता है धन चार्ज उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और जिस पर होता है निगेटिव चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसीलिए आवेश जो है धन से कहा जाता है ऋण। ये देता है और ये लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहेंगे मेरे लाडलो, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब आ जाइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रवेश करते हैं। यानी एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे देखो फार्मूला देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, इसे ई से करते हैं विद्युत बल बटे एकांक परीक्षण आवेश। यानी इसे हम लिखें ई बराबर हो जाएगा एफ अपान क्यू नॉट। यही समीकरण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि। इसका मात्रक क्या क्या हो सकता है, तो इसके जो मात्रक होते हैं ध्यान देना, पहला ये न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। दूसरा डाइन, डाइन प्रति स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि। अगर विमीय सूत्र निकालोगे इसका, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, बल का यमएल टी पावर -2 हो जाएगा, यमएल टी के पावर -2 बल का। आवेश का क्या होता है, देखो आवेश का Q बराबर I इंटू टी, आवेश का AT होता है। तो A ऊपर जाएगा A के पावर -1, T ऊपर जाएगा T के पावर हो जाएगा -3। तो mL T के पावर -3 A के पावर -1, ये विमीय सूत्र है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है सदिश स्वरूप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश स्वरूप क्या है, सदिश कैसे बनता है, अगर उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दोगे सदिश बन जाएगा। ठीक है ना। आवेश में नहीं लगाएंगे क्योंकि आवेश कभी धन की ओर भागता है कभी ऋण की ओर भागता है, इसकी दिशा सुनिश्चित नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई भी तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब देखो, यानी आवेश दर बदलू है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं वे बल रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक बंदरवक्र होती हैं जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं। इस रेखा को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यानी इस पर क्या चलते हैं, एकांक धन आवेश चलते हैं मेरे लाडलो। ठीक है ना, क्या चलते हैं, एकांक धन आवेश।
जैसे अभी मैंने बोला कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से चलती हैं और कहाँ समाप्त हो जाती हैं, ऋण आवेश पर। इस तरीके से लॉजिक ये समझना कि जिस पर होगा धन आवेश वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, देता है, और जिस पर होता है ऋण आवेश वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों को दे उस वहां से बल रेखाएं निकलेंगी, और जो इलेक्ट्रॉनों को ले वहां पर बल रेखाएं रिसीव होंगी। ऐसे यहाँ पर देखो रिसीव हो रही, इधर से जा रही इधर आ रही, ठीक है ना, यहाँ पे, और इधर से आएंगे क्योंकि ये रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन है ना, ये लेता है ये देता है। अब देखो इसके गुण क्या क्या है, जरा ध्यान देना, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखो अभी मैंने बंद वक्र टाइप बनाया था इस तरीके से, ये धन ये ऋण है, यहाँ पे बंद वक्र बना है। तो पहला नंबर तो एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक बंद वक्र होता है। दूसरा नंबर, इस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलते हैं, यानी जो मैंने अभी बनाया था यहाँ पे, इस पर क्या चलता है, स्वतंत्र धन आवेश चलता है। ऐसे एकांक धन आवेश इस पर चलता है, वही चीज लिखा हुआ है। विद्युत बल रेखा में के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी ये धन है ये ऋण है, इधर से बल रेखा चलेगी तो ये भी कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है। और आप जानते हैं बल रेखाओं पे जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं, दूर दूर ही भागते रहते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। दोनों जो बल रेखाएं होती हैं वो लचकदार डोरी के समान कैसा प्रयत्न करेंगे, सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ठीक है, जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे 2l दूरी, माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है ना। ये दोनों देखो एक दूसरे से अल्प दूरी पर, और द्विध्रुव, द्विध्रुव माने ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ठीक है, यही है वैद्युत ध्रुव। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर देख लें, एग्जाम्पल में HCl, HCl क्या है, HCl ये हमें H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। ठीक है, KCl, KCl K प्लस देगा और Cl माइनस देगा। अगर NaCl की बात करें, NaCl क्या देगा, NaCl देगा Na प्लस और Cl माइनस देगा। ठीक है ना। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो समान होंगे, विपरीत आवेश होने चाहिए, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, दो समान किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, दो आवेशों में से कोई एक आवेश, दो आवेश थे उनमें से कोई एक आवेश ले लो तथा उनके बीच की दूरी, यानी दो आवेश थे Q1 Q थे, प्लस Q और माइनस Q, तो उन दोनों आवेश में से एक आवेश ले लेते हैं
प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के, दोनों के बीच की दूरी क्या थी, 2l थी, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से बेस करते हैं, P बराबर Q × 2l मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से बेस करते हैं, P बराबर हो जाएगा Q × 2l, जो कि मैंने यहां पर अभी लिखा था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अच्छी निरच्छी में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अच्छा इसके मात्रक क्या होते हैं वो भी जरा देख लेते हैं। देखो मात्रक, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो P का जो मात्रक होगा वो देखो, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके सूत्र को देखकर बताते हैं, और उसके मात्रक को देखकर हम विमीय सूत्र बताएंगे। यानी अगर हम सूत्र को देख लें तो हम बता देते हैं उसके मात्रक को, और मात्रक को देखेंगे तो उसके विमीय सूत्र को बता देंगे, ठीक है। सूत्र को देखेंगे तो मात्रक बताएंगे, और मात्रक को देखेंगे तो क्या बताएंगे, विमीय सूत्र, ठीक है। विद्युत आवेश के गुणधर्म, ये विद्युत आवेश के गुण क्या है, समान आवेशों के वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण, छोटा मोटा है, असमान आवेश के बीच आकर्षण बल है, ये तो कक्षा 10 वाला है यार। विद्युत प्रेरण, दो वस्तुओं को रगड़ने से पहले विद्युत उदासीन होता है, इसमें न तो आकर्षण होता है और ना ही प्रतिकर्षण। ये लॉजिक सी बात है कि कोई भी दो वस्तु ले लो, कोई भी दो वस्तु लोगे तो रगड़ने से पहले इसमें ना तो आकर्षण होगा और ना ही प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, कूलाम की परिभाषा, ये कूलाम की परिभाषा क्या है, वह आवेश जो 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परिमाण वाले एवं समान प्रकृति वाले वस्तु पर लगने वाला 9 × 10⁹ न्यूटन के बल के बराबर होता है। इसका मतलब समझो, ये कहां से आ गया। देखो एक सूत्र आपने पढ़ा है, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपान R²। अगर हम देखो ये सूत्र है, Q1 का मान मैंने 1 कूलाम रखा है, Q2 का मान मैंने 1 कूलाम ही रखा है, दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर रखा है। अगर आप यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक रखोगे तो मेरे लाडलो F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन ही आएगा। यानी अगर समान आवेश यानी समान परिमाण वाले एक एक न्यूटन या एकांक आवेश वाले एकांक आवेश के दो आवेशों को एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है या लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होता है। कितने के बराबर, 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर। यहां देखो ये बराबर है, ठीक है। विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। देखो विद्युत बल का तो ये सूत्र होता है, सब लोग जानते हो, इसमें के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F बराबर G(m1 m2 R²), G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और फिर गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो पृथ्वी हम लोगों को खींचती है, अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, ये फेंकती नहीं है ऊपर कि कोई वस्तु जाए गिरे और तुरंत वापस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बल लगता है ऊपर की ओर, उत्थापक बल विपरीत दिशा में, लेकिन बहुत ही कम। सबसे ज्यादा अगर बल काम करता है तो हम लोग को गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल होता है,
लेकिन विद्युत बल देखो, विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। विद्युत क्या करता है, खींचता भी है और फेंकता भी है। जितने बल से खींचेगा उतने बल से फेंकेगा, क्योंकि देखो फेंकता नहीं बल्कि छोड़ता है। जो हमारे घर में लाइट आती है, अगर वो आपको लाइट मारती है तो आपको घर में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 50 बार आपको लाइट पकड़ेगी, 50 बार छोड़ेगी। इसीलिए जब भी आप कोई भी लाइट पकड़ते हो तो आपको झुनझुन, एक झुनझुन शब्द होता है। झू माने पकड़ना, न माने नहीं। झू न झू न, झू माने पकड़ना, न माने नहीं। जब आपको लाइट पकड़े तो झू, छोड़ दे तो न। ठीक है, तो यहाँ पे झुनझुन शब्द मिल जाता है। अब पकड़ता छोड़ता कैसे, ग्राफ के माध्यम समझते हैं। तो कोई ये ग्राफ होता है हमारे एसी करंट का, इस तरीके से। अब यहाँ पे लाइट तो शून्य रहेगी, छोड़े रहेगा। अब यहाँ पे लाइट एकदम हाई पे चलेगी, यहाँ पे सबसे हाई धारा होगी जब आपको करंट मारेगा, जबरदस्त। यहाँ से लो होगी, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो यहाँ तक लाइट आपको पकड़े रहेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, यहाँ पे हाई होगी, यहाँ तक फिर पकड़े रहेगी, फिर यहाँ पहुंचेगी, छोड़ देगी। ऐसे ही ये पूरा पकड़ेगा फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा फिर। तो हमारे घर में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। यानी हमारे जो घर में बल्ब लगा है वो 1 सेकंड में 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। लेकिन क्रिया इतनी तेजी से होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। अब आगे देखो, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से सदैव अधिक होता है। जी हाँ, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कमजोर होता है। विद्युत बल क्या है, बहुत ही हाई फाई होता है। ये बल मेरे लाडलों बहुत ही हाई फाई है, बहुत ही ताकतवर है। थोड़ा ड्रिंक लिया जाए। ठीक है, ये बल कैसा होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। अब देखिए यहां देखो, एफ आई इज ग्रेटर देन एफ जी, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। अगला नंबर है, गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो कणों के बीच माध्यम रहे चाहे ना रहे। अगर यहां से हम हवा भी हटा लें और इस वस्तु को गिराए ना तो ये वस्तु चली जाएगी, क्योंकि इसको जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसलिए इसे हम छोड़ेंगे, हवा निकाल भी ले यहाँ से तो भी ये चली जाएगी नीचे, यानी माध्यम की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है। अब आगे चलेंगे। जबकि विद्युत बल दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दो आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करेगा। क्या करेगा, माध्यम पर। ठीक है, आगे देखिए, दो इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 घाते 43 गुना होता है। यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो कार्य करने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो गुरुत्वाकर्षण, दो कणों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से वो कितने गुना अधिक होगा, 43 गुना। यानी गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर है विद्युत बल की तुलना में। ठीक है ना, किसकी तुलना में, विद्युत बल की। आगे देखो, दो प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 घाते 36 गुना। यानी दो प्रोटॉनों के बीच जो कार्य करने वाला विद्युत बल है वो दो कणों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10 घाते 36 गुना फिर भी ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रॉन जो विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इलेक्ट्रॉनों के बीच, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 घाते 43 गुना। लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है, 10 घाते 36 गुना
होता है। ठीक है, अब आ जाइए माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम के परावैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा फास्ट करते हैं, क्विक फास्ट। यहाँ देखो के बराबर माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पर ये सूत्र मिल जाएगा, तीरिये गुणा करेंगे एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। जिन बच्चों को देखो नोट्स लेना है, बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना है, वो बच्चे 7992087382 से कांटेक्ट कर सकते हैं। 7992087382 से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखो आप जानते हो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जहां पर एप्सिलॉन है वहां पे एप्सिलॉन नॉट यहां पे रख देंगे, तो माध्यम के कूलाम का सूत्र यहां पे लेगा, ये मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब आप सूत्र क्या जानते हो, अभी तीरिये गुणा करके एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट निकाले हैं। जहां पर एप्सिलॉन नॉट है उसके स्थान पर के इंटू एप्सिलॉन नॉट जब रखोगे तो हवा और निर्वात के लिए कूलाम का सूत्र ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हवा या निर्वात के लिए। अब यहां पे देखो के भी आ गया। ठीक, और हम के की वैल्यू कितनी रखते हैं, के की वैल्यू 1 रखते हैं, कि हवा या निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। ठीक है ना। किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही आसान फार्मूला है, और यहाँ पे फार्मूले से निकालते हैं। देखो डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग। किसी बिंदु आवेश के कारण सबसे पहले एक आवेश लेंगे जिसका नाम है क्यू नॉट, और सूत्र लेंगे ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, समीकरण 1। ठीक है, ये सूत्र अभी मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया उसमें था। उसके बाद कूलाम के नियम से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 मिल जाएगा। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो इसके राइट आपस में बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो इनके राइट क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। समीकरण और 1 2 से कॉम्बिनेशन करोगे, तुलना करोगे, जरा ध्यान देना, इन दोनों की अगर तुलना करें, इन दोनों की अगर तुलना कराएं तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर हो जाएगा। तो एफ अपान क्यू नॉट बराबर इतना लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो तीरिये गुणा करके जब हम वैल्यू को निकालेंगे, ठीक, तो यहां पे मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र मिल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये देखो यही सूत्र मिला कि नहीं मिला। अब ये दो लोगों पर डिपेंड करेगा, एक तो आवेश पर, दोनों भी बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, और दोनों बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो ई ये जब हटेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी ये आवेश बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, आवेश घटेगा अगर तो विद्युत क्षेत्र भी घटेगा। दूसरी दूरी, दूरी अगर घटाओगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। उसके बाद आ जाइए वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। सबसे पहले अक्षीय स्थिति में आ जाते हैं। अक्षीय स्थिति में क्या है कि हम कोई आवेश लिए, वैद्युत द्विध्रुव लिए हैं ए और बी, एक पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, एक पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे पर प्लस क्यू आवेश, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l मानी जाती है, लेकिन आधे से इधर यल होती है, आधे से इधर यल होती है। ओके,
अब अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इसलिए हम ए और बी के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। क्या लेंगे? पी। ओ से लेकर पी के बीच की दूरी आर है। अब हमें दोनों आवेशों पर बारी बारी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले हमें दूरी चाहिए। दूरी कहां से कहां तक चाहिए? हमें चाहिए बी से लेकर पी तक। बी से लेकर पी तक हमें दूरी नहीं पता है, हमें पता है ओ से लेकर पी तक, और ओ से लेकर बी तक, और ओ से लेकर ए तक। हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालने के लिए हम बड़ी बड़ी दूरी आर में से यहां तक की दूरी यल घटा दें, ये वाली आ जाएगी। अगर हम आर में से यल घटा दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो यहां लिख देंगे आर माइनस यल। यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो पी पर तीव्रता है वो क्या है, जरा ध्यान देना। इस पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट मैंने रखा है। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश क्यू नॉट। यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे प्लस क्यू नॉट है। इनके बीच जो लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षण बल है। कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल। इसलिए जो तीव्रता की दिशा होगी वो प्रतिकर्षण बल पर ही डिपेंड करता है। अगर प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर है तो तीव्रता की दिशा भी बाहर की ओर होगी, इसलिए E1 की जो दिशा है वो भी बाहर की ओर हो जाएगी। ये तो रहा प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, इस पी पॉइंट पर तीव्रता। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता निकालें, उसके लिए हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। यानी ए से लेकर पी तक की दूरी क्या है? तो देखो, ओ से लेकर पी तक आर है, ओ से लेकर ए तक एल है। अगर हम इस आर में ये यल जोड़ दें, टोटल दूरी आ जाएगी। यानी आर प्लस यल लिखें चाहे एल प्लस आर लिखें, बात एक ही है। यह पी से लेकर ये आ गया ए तक की दूरी। ठीक है। अब देखो, इस माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर जो तीव्रता है वो क्या मानेंगे? E2 मानेंगे। और E2 की जो दिशा होगी वो इस तरफ हो जाएगी। किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ। क्यों? 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 क्योंकि इसमें जो बल लगेगा, यहां प्लस क्यू नॉट है, यहां माइनस क्यू। प्लस और माइनस एक दूसरे के बीच आकर्षण बल लगाएंगे, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, तो इनकी तीव्रता क्या होगी? E2 होगी। ठीक है ना? अब देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते मेरे लाडो, जरा ध्यान देना। देखो, अब यहां पे ये सूत्र लेंगे, E बराबर, अभी जो मैंने सूत्र जस्ट इसके पीछे वाला जो अभी हेडिंग सिद्ध करा था वही वाला, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर से। ठीक है। इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण अगर रखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता E1 हो, तो E के स्थान पर E1 रखोगे, यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा। दूरी के स्थान पे यहां से यहां तक की दूरी आर माइनस यल है, तो यहाँ पे आर माइनस यल रखोगे। यानी जब बी की दिशा पी की ओर होगी तब उस स्थिति में क्यू के स्थान पे क्यू ही रहेगा, आर के स्थान पे आर माइनस यल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो E1 ले लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और 1/4 पाई क्यू बाई आर माइनस यल, समीकरण एक। अब इधर से अगर लोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता E2 है। क्या है? E2 है। तो E2 के लिए जहां पर E1 है वहां पे E2 कर दो, दूरी के स्थान पे आर प्लस यल कर दोगे, तो एक सूत्र मिल जाएगा। अब देखो, इनकी जो तीव्रताएं हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में है। एक की तीव्रता इस तरफ है और एक की तीव्रता इस तरफ है। दोनों की बराबर है एवं विपरीत है। यानी एक उधर जाएगा, एक इधर आएगा, यानी परिणामी बल जो होगा वो शून्य होगा। तो हम कहेंगे E1 बराबर E2। E2 को इधर ले आओगे तो E1 माइनस E2 बराबर 0। अब मैंने कहा एक का डायरेक्शन उस तरफ और एक का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों की जो दिशा है विपरीत है। लगने वाला जो बल है वो बराबर है, इसलिए लगने वाली जो क्षेत्र है, जो तीव्रता होगा वो भी बराबर होगा। तो परिणामी बल मिलेगा शून्य। E बराबर क्या मिलेगा? 0। जहां 0 है वहां पे E रख देंगे, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 बराबर E। ठीक, तो यहाँ पे
E बराबर क्या एक सूत्र मिल जाएगा E1 माइनस E2, जो कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यदि E1 और E2 का परिणामी E हो, चित्र से E हो, तो E बराबर E1 माइनस E2 कैसे आया, मैंने यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब E1 E2 का मान रखो, दोनों E1 E2 का मान रखोगे तो ये मिलेगा। इसमें से हम Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे। जब आप Q अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे तो कुछ इस तरीके से ये मिलेगा, और तिर्यक गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, इसमें ये मिल जाएगा। फिर E बराबर 1/4 Q इंटू 4 RL। ठीक है, और यहाँ पे A 4AB वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, एक सूत्र होता है मेरे लाडलों, जरा ध्यान देना, इसे एडजस्ट करेंगे हम। 4AB मतलब 4RL। देखो जरा यहाँ पे इस तरीके से जब सूत्र लगाओगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। देखो यहाँ पे देखो, पहले किधर गया रे बाबा, यहाँ पे सूत्र लगा रहे हैं, यहाँ पर सूत्र ये वाला लगाए हैं, इसलिए ये मिला, डायरेक्ट यहाँ पर ये आ गए। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, P बराबर Q इंटू 2L, तो ये दो बाहर कर दोगे तो E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे ऐसे बना सकते हो, दो बाहर करो और यहाँ लिख सकते हो Q इंटू 2L इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो Q इंटू 2L के स्थान पे P रख दो, तो अपन के पास मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिलेगा 2P इंटू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये समीकरण हो जाएगा जो भी है, तो ध्यान देना। अब आगे देखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये जो दूरी यल है आर की तुलना में बहुत ही कम है, यानी आर बहुत ही ज्यादा है, तो कहेंगे यदि यल इज वेरी वेरी आर, तो इसका स्क्वायर जब करोगे और भी यल आर से और भी छोटा हो जाएगा। उस स्थिति में यल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। ऐसे ही समझ लो, अगर हम यहाँ पे 1 रख दें और इधर रख दें 8, तो अभी 1 8 से बहुत छोटा है, 8 गुना छोटा है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है, यानी स्क्वायर करने पर और भी छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कितना छोटा हो जाएगा कि इस 1 की तुलना में 64 बहुत ज्यादा है, यानी इसके आगे ये नगण्य है, कुछ नहीं, नगण्य मतलब 0 मान लेते हैं। तो यल स्क्वायर की वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 0, और इसे हल करोगे तो एक ठेर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर P रख देंगे, जो भी अभी रखा है उसको पहले भी समझा चुके हैं हम, तो 2P बटे आर क्यूब, ये हमारा समीकरण मिल जाएगा अच्छी स्थिति में। ठीक है, इस तरीके से निरक्षीय स्थिति में भी हम लगा सकते हैं। ये आप लोग करिएगा, निरक्षीय स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया था, सॉरी इसी साल आया था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था मेरे लाडलों। ओके, 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीज आई थी। अब देखो जरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, हमने दो शक्तिशाली आवेश रखा, इधर रखा प्लस और इधर रखा माइनस। अब इनके बीच निकलने वाली बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं, एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में मैं एक वैद्युत द्विध्रुव ले गया, वैद्युत द्विध्रुव जैसे ही ले जाओगे, यहाँ पर प्लस Q है,
यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है। अब प्लस क्यू को ये खींचेगा, माइनस क्यू को ये, तो थोड़ा ये टर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों तरफ बराबर बल लगा के खींचेंगे, जितना बल ये लगाएगा प्लस क्यू पर, उतना ही बल ये लगाएगा माइनस क्यू पर, इसलिए इनके जो आघूर्ण है वो बराबर होंगे, ठीक है। यानी F1 और F2 का जो वैल्यू है वो बराबर मिलेगा, यानी EQ बराबर यहां भी मिलेगा, EQ बराबर यहां भी मिलेगा। डायरेक्शन विपरीत है, इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव जो मैंने लिया था वो 2L है, ठीक है। यहाँ पे जो कोण झुका है ये थीटा कोण पर झुका है, इसे हम आर मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो नेट बल, बल आघूर्ण का नेट बल, मैंने कहा F1 और F2 दोनों बराबर लग रहे हैं, तो F1 EQ है, F2 विपरीत दिशा में, इसलिए इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस गुणा करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी F नेट बल लगने वाला जो बल है वो 0 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज AOB में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब जो अभी मैंने माना, यहाँ देखो लंब ये है, कर्ण ये है, तो साइन लख है लंब की वैल्यू एओ बटे ए बी हो जाएगा, ठीक है। तिरिय गुणा करोगे एओ बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी की वैल्यू 2L साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब विद्युत बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे बल की क्रिया में क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है। अब यहाँ टाउ बराबर हो जाएगा EQ 2L साइन थीटा, और यहाँ पे Q इंटू 2L साइन थीटा P बराबर हो जाएगा, इसको किसके बराबर रखेंगे, P बराबर Q इंटू 2L, तो ये हो जाएगा EP साइन थीटा, और टाउ बराबर EP साइन थीटा मिल जाएगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी को हम सदिश स्वरूप में लिखे हैं, ये सदिश स्वरूप है। घन कोण, गोली पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं, इसे ओमेगा से मेजर करते हैं। देखो घन कोण है, घन कोण बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बटे त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ओमेगा बराबर A बाई आर स्क्वायर, और अगर गोला है, गोली पृष्ठ है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो ओमेगा का कोणीय कोण जो है, ठीक है, घन कोण का पूरा कोण गोले का 4 पाई हो जाएगा, ठीक। और एक आप जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये तो नॉर्मल है, सब लोग जानेंगे। घन कोण का ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल तिरछा हो तब, ठीक है। उसके बाद कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ये देखो विद्युत फ्लक्स आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान देना। विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स की तीव्रता एवं क्षेत्रफल ए के अदिश गुणन को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी ई के बराबर होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ वेक्टर ए डॉट ए बी बराबर सूत्र लगाओगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, याद रखना विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है, ठीक। अब गॉस के प्रमेय, गॉस के ये सारे प्रमेय हैं, किसी पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है ना। इतना देखो गॉस की उत्पत्ति है, ये कैसे उत्पत्ति हुआ ये है, तो यहां तक इंपॉर्टेंट था आपको जो मैंने बताया, क्षेत्रफल वेक्टर किसी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में स्थित वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, इसे ए से पेश करते हैं, ये आपका सूत्र रहा है, क्लास 11th ने आपने पढ़ा था। बहुल आवेशों के बीच बल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम यानी न के बराबर पूछा जाता है, बिल्कुल आप इसे तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। गॉस के कूलाम के नियम की व्याख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मेरे लाडलों जो भी अभी मैंने बताया उतना आप तैयार करो, वो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। बाकी का लेक्चर अगले वीडियो में आपको फिर मिलेगा, एक नए वीडियो के साथ, एक नए तहलके के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों को अपना नोट्स लेना है ध्यान देना, वो 7992087382 से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और लास्ट में भी हम बता दें आपको, जैसे देखो यहाँ पे ये आपका गॉस के नियम के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग थे। ये है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये पहला अनुप्रयोग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना इस बार ये आ सकता है। ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, चलिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार समाकलन लोगे आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।